नमस्कार साथियों। देखिए, राजस्थान में जो ऐतिहासिक व्यक्तित्व हैं प्रमुख रूप से उसके बारे में हम बात कर चुके हैं। राजस्थान में जो प्रजामंडल आंदोलन है उसके बारे में भी हम बात कर चुके हैं। राजस्थान के एकीकरण के बारे में हम बात कर चुके हैं और अब बात करते हैं राजस्थान के प्रमुख जनजातीय आंदोलन। राजस्थान के प्रमुख जनजातीय आंदोलन की बात करें तो मुख्य रूप से आपका जो भील किसान आंदोलन है वही आपका इसमें महत्वपूर्ण है, वही एग्जाम में पूछा जाता है, भील किसान आंदोलन। तो देखिए, भील किसान आंदोलन और लास्ट में एक छोटा सा आंदोलन हुआ था जो मीणा जनजाति में हुआ था, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो भीलों में भी दो प्रकार से ये आंदोलन हुआ था। भील किसान आंदोलन है, इसमें एक तो भगत या भील आंदोलन के नाम से जानते हैं और एक अपन एकी या भूमट आंदोलन के नाम से जानते हैं। यानी कि भील जनजाति ने भी दो आंदोलन किए थे। एक बार आपका गोविंदगिरी के नेतृत्व में ये आंदोलन हुआ था, तो दूसरा आपका मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में ये आंदोलन हुआ था। गोविंदगिरी को हम भीलों के मसीहा के नाम से जानते हैं, जबकि मोतीलाल तेजावत को हम आदिवासियों का मसीहा के नाम से भी जानते हैं। ये बात आपको पता होनी चाहिए। अब देखिए, हम बात करते हैं सबसे पहले भगत या भील आंदोलन की। पहले बात करते हैं अपन भगत या भील आंदोलन की। तो भगत या भील आंदोलन की बात करें तो इसका नेतृत्व किसने किया था? जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, गोविंदगिरी के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था। अब राजस्थान के प्रमुख ऐतिहासिक व्यक्तित्व की हमने बात की थी, उस समय हम गोविंदगिरी के बारे में ऑलरेडी बात कर चुके हैं। मैंने आपको बताया था इसका जो जन्म है वो बांसिया या वेदास गांव में हुआ था, जिसको बेड़सा गांव के नाम से भी जानते हैं। डूंगरपुर जिले में बांसिया गांव है और बंजारा परिवार में इनका जन्म हुआ था। ये बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, बंजारा परिवार से इनका संबंध है। ठीक है, तो बंजारा परिवार में किनका जन्म हुआ था? गोविंदगिरी का जन्म हुआ था। और इनके शिष्य हैं सुरजी भगत। सुरजी भगत के नाम पर ही इन्होंने आंदोलन चलाया था और वो आपका भगत आंदोलन चलाया था। भगत या भील आंदोलन इनके शिष्य सुरजी भगत के नाम पर ये आंदोलन का नाम पड़ा था। और इनके जो गुरु है वो है राजगिरी। राजगिरी क्या है? इनके गुरुजी का नाम है, गोविंदगिरी के गुरु का नाम है। और भीलों में जनजागृति का जो कार्य है वो किसने किया था? गोविंदगिरी ने किया था। इसलिए भीलों में जनजागृति का कार्य करने के कारण ही इनको भीलों का मसीहा कहा जाता है, भीलों का मसीहा। जबकि आदिवासियों का मसीहा किसे कहते हैं? मोतीलाल तेजावत को कहते हैं। तो ये दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है। भीलों का मसीहा गोविंदगिरी है, जबकि आदिवासियों का मसीहा किसे कहते हैं? मोतीलाल तेजावत को कहते हैं। और जो गोविंदगिरी है ये किससे प्रभावित थे? तो स्वामी दयानंद सरस्वती से ये काफी प्रभावित थे। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि स्वामी दयानंद सरस्वती से प्रभावित निम्न में से कौन थे? तो आपके गोविंदगिरी थे। और जो देखिए, जो भगत पंथ है, भगत पंथ ये किसके द्वारा चलाया गया था? गोविंदगिरी के द्वारा ही भगत पंथ चलाया गया था। इनके जो शिष्य हैं सुरजी भगत, इनसे आप याद रख सकते हो कि गोविंदगिरी ने भगत या भील आंदोलन चलाया था और भगत पंथ की स्थापना भी किसके द्वारा की गई थी? गोविंदगिरी के द्वारा की गई थी। अब देखिए, जो भगत या जो भील आंदोलन है, कोई भी आंदोलन होता है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। तो ये जो भील आंदोलन है, भीलों ने आंदोलन किया था, इसके पीछे कारण क्या था? देखिए, अमूमन 2-4 कारण जो कि आपके फिक्स होते हैं, किसी भी आंदोलन को उठाकर देख लो, वही कारण है वो मुख्य रूप से उसमें देखने को मिलते हैं। जैसे ये जो भील आंदोलन है, ये भील जनजाति है, ये आपके डूंगरपुर बांसवाड़ा उधर आपकी जो आदिवासी एरिया है उसमें ये भील जनजाति ज़्यादा निवास करती है। तो इस भील जनजाति के एरिया से जब भी कोई व्यक्ति गुजरता था, कोई भी व्यक्ति इसके एरिया से सेना लेकर गुजरता था, तो वो इनसे राजमार्ग कर वसूल करते थे और उसी राजमार्ग कर को बोलाई कर के नाम से जाना जाता है। राजमार्ग कर, इस राजमार्ग कर को किस नाम से जानते हैं? बोलाई कर के नाम से जानते हैं। और रखवाली कर, इन दोनों को समाप्त कर दिया था, इन दोनों को समाप्त कर दिया। तो ये भी कहीं ना कहीं भीलों के जो अधिकार है उनके ऊपर कठोराघात था। जो भील है वो बोलाई कर लेते थे, वो बोलाई कर समाप्त कर दिया था, रखवाली कर भी समाप्त कर दिया था। और जो महुआ पेड़ से जो शराब बनती थी उस शराब के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया था। इसलिए इनकी जो आमदनी है, आय का साधन है, ये भी प्रभावित हो गया था। और जो राजा थे, राजा महाराजा थे, उनकी सेना में जो सबसे ज्यादा सैनिक थे वो भील जनजाति से ही संबंधित है। चाहे आप महाराणा प्रताप की सेना को उठाकर देख लो, राणा सांगा की सेना उठाकर देख लो, जो भी वीर योद्धा हुए हैं उनमें अगर आप सेना की बात करोगे तो सेना में जो सबसे ज्यादा सैनिक है ये आपकी भील जनजाति से ही संबंधित है। तो रियासती सेनाओं को भंग कर दिया गया था। इसलिए भंग करने के कारण जो भील जनजाति के जो लोग हैं, जो किसान हैं, वो बेरोजगार हो गए थे। इसलिए इनकी आय जो है उनके ऊपर भी, आय के साधन के ऊपर भी काफी प्रभावित ये हुए थे। और दूसरी बात है, वन संपदा का जो अधिकार है वो समाप्त कर दिया गया था। जो भील जनजाति है वो पेड़ों को काटकर बाद में अपना जीवन यापन करती थी। पेड़ जलाकर जो खेती करते हैं उसको जमीन खेती कहते हैं। तो भील जनजाति के प्रमुख रूप से खेती थी। और वन संपदा का जो अधिकार था, वनों को काटकर उनकी लकड़ी है उनको वो बेचते थे और उनसे अपने जो जीवन है उसकी आजीविका को वो चलाते थे। तो वन संपदा का जो अधिकार है उसको भी समाप्त कर दिया गया था। तो ये मुख्य रूप से कुछ कारण है जो कि भील जनजाति के द्वारा, इस कारणों के कारण ही भील जनजाति ने आंदोलन किया था। तो ये बातें आपको इसके बारे में ध्यान में रखनी है। अब देखिए, जब भील जनजाति ने आंदोलन किया तो आंदोलन को दबाने के लिए
इसका गठन किया गया था, मेवाड़ भील कोर का गठन किया गया था। तो ये आपको ध्यान में रखना है, यह है मेवाड़ भील कोर। एग्जाम में पूछा जाता है, इसकी शॉर्ट फॉर्म मैंने यहाँ पर लिखी है एमबीसी। एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन आता है कि एमबीसी की स्थापना कब की गई थी, मेवाड़ भील कोर की स्थापना कब की गई थी। तो 1841 में इसकी स्थापना की गई थी। लेकिन 1841 आपको ऑप्शन में आजकल कम दिया जाता है, तो दूसरा ऑप्शन आपको 1837 मिलता है। ठीक है, अगर 1841 ऑप्शन में है तब तो आपको 1841 ही करना है। लेकिन एक बार एग्जाम में, मुझे याद है कौन सी एग्जाम थी ये तो कंफर्म नहीं है, लेकिन उसमें 1841 ऑप्शन में नहीं दे रखा था, 1837 दे रखा था और बोर्ड ने 1837 ही आंसर माना था। तो आपको 1837 ही ध्यान में रखना है। 1841 ऑप्शन में होता है तब 1841 करना है, वरना 1837 ऑप्शन में होगा तो आपको 1837 करना है। दोनों आपको ऑप्शन में नहीं दिए जाएंगे, और अगर दोनों देते हैं तो फिर आप 1841 कर देना। ठीक है, तो एमबीसी की फुल फॉर्म क्या होती है, मेवाड़ भील कोर, और इसका जो मुख्यालय है वो खेरवाड़ा। खेरवाड़ा कहां पर आपका, उदयपुर में। एमबीसी का मुख्यालय कहां था, खेरवाड़ा उदयपुर में। और जो इसका कमांडर है वो जेसी ब्रुक को बनाया गया था, जेसी ब्रुक इसके कमांडर। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखनी है। और इसका मुख्य कार्य क्या था, एमबीसी का गठन क्यों गया था, जो भील जनजाति है, भीलों के ऊपर नियंत्रण स्थापित करने का कार्य था इस एमबीसी का। तो इस एमबीसी का कार्य था भीलों के ऊपर नियंत्रण स्थापित करना, यानी कि भील जनजाति जहां भी सभा करती है, जहां भी वो अपने अधिकारों को लेकर मांग उठाने का कार्य करती है, तो उस आंदोलन को दबाने का कार्य किसके द्वारा किया जाता था, इसे मेवाड़ भील कोर के द्वारा किया जाता था। तो ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद देखिए बात करते हैं अपन संप सभा की। देखिए, भीलों को संगठित करने और भीलों में आपसी भाईचारा बढ़ाने के लिए गोविंदगिरी के द्वारा 1883 में संप सभा का गठन किया गया था। तो ये आपको ध्यान में रखना है, संप सभा का गठन किसके द्वारा किया गया था, गोविंदगिरी के द्वारा किया गया था। और 1883 में संप सभा का गठन कहां पर किया गया था, सिरोही में इसका गठन किया गया था। देखिए, संप जो शब्द है वो हम्प से मिलकर बना है, हम्प से बना है, और हम्प का मतलब होता है भाईचारा, यानी भीलों को संगठित करने और उसमें आपसी भाईचारा बढ़ाने के लिए गोविंदगिरी के द्वारा 1883 में सिरोही में संप सभा का गठन किया गया था। ठीक है, और संप सभा का जो प्रथम अधिवेशन है वो पूछा जाए तो 1903 में। देखिए, संप सभा से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन बनता है 100%। संप सभा का गठन कब हुआ था ये पूछा जाए तो 1883 में। संप सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था, तो आपका 1903 में। और संप सभा की जो बैठक है जो कि काफी चर्चित है, मानगढ़ हत्याकांड के नाम से अपन इसको जानते हैं, तो वो बैठक हुई थी 1913 में। और पर्टिकुलर एग्जैक्ट आपको डेट पूछे तो 17 नवंबर 1913। वैसे पूरी डेट आपको एग्जाम में याद रखने की नौबत नहीं आएगी, लेकिन फिर भी अगर आपको 1913 में भी कई ऑप्शन दे दे तो 17 नवंबर 1913 है, वरना अगर आप 1913 याद रखोगे तो भी आपका काम बन जाएगा। ठीक है, तो 1910 में देखिए गोविंदगिरी के द्वारा, 1910 में जो गोविंदगिरी है उनके द्वारा मेवाड़ सरकार को एक 33 सूत्री मांग पत्र मेवाड़ सरकार के सामने प्रस्तुत किया गया था, और उस 33 सूत्री मांग पत्र को ही गुरुजी का पत्र कहते हैं। और ये कब जारी किया गया था, 1910 में। 1910 में गोविंदगिरी ने एक 33 सूत्री मांग पत्र सरकार के सामने रखा था, जिसको गुरुजी का पत्र कहते हैं। आगे अपन बात करेंगे मोतीलाल तेजावत, तो उसका तो होगा 21 सूत्री मांग पत्र, और जो 33 सूत्री मांग पत्र है ये गुरुजी का पत्र कहते हैं। ये आपका किसके द्वारा, ये मेवाड़ की सरकार को सौंपा गया था, गोविंदगिरी के द्वारा। कितने सूत्री है ये, 33 सूत्री। तो एग्जाम में पूछा जाए कि 33 सूत्री मांग पत्र का संबंध किससे है, तो किससे है, गोविंदगिरी से है। ये आपको ध्यान में रखना है। और मानगढ़ हत्याकांड है, मानगढ़ जो कांड है जो कि आपका मानगढ़ पहाड़ी पर हुआ था, बांसवाड़ा में। मानगढ़ पहाड़ी, अंबादरा गांव, मानगढ़ पहाड़ी, बांसवाड़ा में भीलों की बैठक हो रही थी, और एमबीसी आती है मेवाड़ भील को और वहां पर गोलीबारी कर देती है, और इसी को मानगढ़ हत्याकांड के नाम से जानते हैं। 17 नवंबर 1913 को यह घटना हुई थी, और इसमें टोटल 1500 भील है वो शहीद हुए थे। 1500 भील इसमें शहीद होते हैं। एकदम शांतिपूर्ण सभा कर रहे थे भील, ना कोई हिंसात्मक आंदोलन था ना कुछ और, एकदम शांतिपूर्ण तरीके से भील जो है, भील किसान सभा कर रहे थे। लेकिन एमबीसी के सैनिक आते हैं और वहां पर गोलीबारी कर देते हैं, और मानगढ़ पहाड़ी के ऊपर जो 1500 भील है ये वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। और ये जो घटना है वो राजस्थान में जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जानी जाती है। जो भारत का जलियांवाला बाग हत्याकांड है वो आप अमृतसर में पढ़ते हैं, 1919 में 13 अप्रैल को हुआ था। लेकिन राजस्थान में जो जलियांवाला बाग हत्याकांड है वो इसी मानगढ़ कांड को कहा जाता है, जिसमें 1500 भील शहीद होते हैं। बाद में जो पूर्व सरकार है, गहलोत सरकार, उन्होंने 2012 में इस मानगढ़ कांड की स्मृति में, 2012 में देखिए आप 100 साल पूरे हो जाएंगे, 1913 में हुआ था तो 2012 में 100 साल पूरे हो जाते हैं, तो एक शताब्दी वर्ष भी मनाया गया था। और इस मानगढ़ कांड की स्मृति में ही हर वर्ष मार्गशीर्ष पूर्णिमा को यहाँ पर एक मेले का आयोजन भी होता है। मार्गशीर्ष पूर्णिमा को मेले का आयोजन किया जाता है। और इस मानगढ़ कांड के बाद में ही जो गोविंदगिरी हैं और जो पुंजा धीर जी हैं उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। और बाद में गोविंदगिरी है उन्होंने अपने अंतिम दिन है वो गुजरात में कंबोई गांव में बिताए थे। तो ये भी पूछा जाता है गोविंदगिरी ने अपने अंतिम समय कहाँ पर बिताया था, तो गुजरात के कंबोई नामक स्थान के ऊपर बिताया था। और 1913 में
इस आंदोलन की समाप्ति हो जाती है। तो ये आंदोलन आपका भील या भोमट आंदोलन, यह है भील या भोमट आंदोलन। अब अपन बात करते हैं एकी आंदोलन, एकी या भोमट आंदोलन। ये हुआ था 1917 में, लेकिन 1917 में जब ये आंदोलन शुरू हुआ था तो उस समय ये नेतृत्वहीन था, नेतृत्वहीन, यानी इसको किसी ने नेतृत्व प्रदान नहीं किया था। और कोई भी आंदोलन जब तक उसको एक सही तरीके से, व्यवस्थित तरीके से नहीं किया जाए, तब तक वो आंदोलन सफल नहीं होता है। तो 1917 के अंतर्गत ये एकी या भोमट आंदोलन शुरू हुआ था, लेकिन ये नेतृत्वहीन था। तो फिर इसको नेतृत्व किसने और कब प्रदान किया था? तो 1921 में इसको नेतृत्व प्रदान किया गया था। और किसके द्वारा? मोतीलाल तेजावत के द्वारा, वैशाख पूर्णिमा के दिन 1921 में मातरकुंडिया रासमी गांव चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत, मातरकुंडिया रासमी गांव चित्तौड़गढ़ में मोतीलाल तेजावत के द्वारा 1921 में यह आंदोलन शुरू किया गया था। मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में यह आंदोलन शुरू हुआ था। अब मोतीलाल तेजावत के बारे में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। जब अपन ने राजस्थान के ऐतिहासिक व्यक्तित्व के बारे में बात की थी तो मैंने कहा था कि मोतीलाल तेजावत का जन्म कहां पर हुआ था? कोल्यारी गांव उदयपुर में इनका जन्म हुआ था। और कौन से परिवार से यह संबंधित है? ओसवाल परिवार से यह संबंधित है, ओसवाल परिवार, यानी कि बनिया परिवार से ये संबंधित है। जबकि गोविंदगिरी का जो संबंध है वो आपके बंजारा परिवार से है, और मोतीलाल तेजावत का जो संबंध है वो ओसवाल परिवार से है। और झाड़ोल ठिकाने के ये कामदार थे। ठीक है, अब देखिए अपन ने गोविंदगिरी के बारे में बात की थी, तब मैंने आपको बताया था कि 33 सूत्री मांग पत्र का संबंध किससे है? गोविंदगिरी से है। लेकिन 21 सूत्री जो मांग पत्र है इसका संबंध किससे? आपका मोतीलाल तेजावत से है। और इसी को मेवाड़ की पुकार कहते हैं। और 1921 में मेवाड़ सरकार के सामने इन्होंने एक 21 सूत्री मांग पत्र रखा था, जिसको मेवाड़ की पुकार के नाम से जानते हैं। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि 21 सूत्री मांग पत्र का संबंध किससे है? तो मोतीलाल तेजावत से है। 21 सूत्री मांग पत्र का संबंध किससे है? मोतीलाल तेजावत से है। और कब? 1921 में मेवाड़ सरकार के सामने इन्होंने 21 सूत्री मांग पत्र रखा, जिनमें से 18 मांगे, इस 21 सूत्री मांग पत्र में से 18 मांगे मान ली गई थी, 3 मांगे इसमें नहीं मानी गई थी। अब वो 3 मांगे कौन कौन सी थी? तो एक तो आपकी बेगार, बेकार, बेकार का मतलब क्या है? बिना मेहनता ना दिए काम करवाना, यानी कि आपको वेतन नहीं मिलेगा लेकिन उसके बावजूद आपको काम करना पड़ेगा, ये बेगार के नाम से जानी जाती थी। तो एक तो बेगार, एक वन संपदा के ऊपर अधिकार, जो वन संपदा है, वन संपदा पर अधिकार, और एक सुअर, सुअर पालन से संबंधित थी। तो ये जो 3 मांगे हैं ये सरकार के द्वारा नहीं मानी गई थी, 18 मांगे मान ली गई थी। तो ये फिर 3 मांगे फिर से मनवाने के लिए आंदोलन किया गया था। 21 दिसंबर 1921 को मेवाड़ सरकार ने 50 से अधिक लोगों के एक जगह एकत्रित होने पर पाबंदी लगा दी गई थी, क्योंकि मेवाड़ सरकार को पता चल गया था कि 3 मांगे अपन ने नहीं मांगी है, इसलिए इन मांगों को मनवाने के लिए जो भील किसान है वो फिर से आंदोलन करेंगे। इसलिए अपन बोलते हैं ना कि धारा 144 लगा दी। धारा 144 तो 5 या 5 से ज्यादा व्यक्ति एकत्रित होने पर लगाई जाती है, लेकिन मेवाड़ सरकार के द्वारा 50 व्यक्ति से अधिक लोगों के एकत्रित होने पर पाबंदी लगा दी। और जो मोतीलाल तेजावत इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे, इसलिए कह दिया कि मोतीलाल तेजावत की गिरफ्तारी में जो भी व्यक्ति सहयोग करेगा उसको 500 रुपए का इनाम दिया जाएगा। उसके बाद में मोतीलाल तेजावत हैं ये उदयपुर को छोड़ देते हैं और सिरोही में पहुंच जाते हैं। और बाद में यह आंदोलन है, इसका नेतृत्व मोतीलाल तेजावत तो करते हैं, लेकिन सिरोही से इसका नेतृत्व करते हैं, उदयपुर से ये भाग जाते हैं। और फिर गांधी जी, जब ये आंदोलन हिंसात्मक रूप लेने लग गया था, हालांकि यहाँ पर किसी तरीके की भीलों ने हिंसा नहीं की थी, लेकिन गांधी जी को ऐसा लगा कि यह आंदोलन है ये हिंसात्मक हो सकता है, इसलिए गांधी जी ने यंग इंडिया नामक समाचार पत्र में, गांधी जी ने यंग इंडिया नामक समाचार पत्र में हिंसा नहीं करने का आग्रह किया था। तो ये पूछा जाता है, जो एकिया भूमट आंदोलन है उसके बारे में पूछा जाता है, गांधी जी ने कौन सी समाचार पत्र में हिंसा नहीं करने का आग्रह किया था? तो यंग इंडिया समाचार पत्र में। उसके बाद में जो विजय सिंह पथिक हैं वो 12 फरवरी 1922 को गोपेश्वर नामक स्थान के ऊपर भीलों से मुलाकात करते हैं। तो ये आपको बातें इसमें ध्यान में रखनी है। अब देखिए 3 कांड और होते हैं, जिस तरीके से अपने मानगढ़ कांड के बारे में बात की थी ना, उसी तरीके से एग्जाम में पूछा जाता है NSR, ये N, ये S और ये R, ठीक है। इन 3 कांड के बारे में एग्जाम में पूछा जाता है, आपको ध्यान रखना है। अभी तक जो भील किसान है वो आराम से जहां जहां एकत्रित होते हैं बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से वो सभा करते हैं, लेकिन एमबीसी आती है, उनके ऊपर गोलीबारी करती है और किसानों को मार देती है। अब आपको याद रखना है नीमड़ा कांड, एन से नीमड़ा कांड, ये कब हुआ था? 1921 में, और पर्टिकुलर डेट पूछिए तो 6-7 मार्च 1921 को नीमड़ा कांड हुआ था। और नीमड़ा जो है वो विजयनगर साम्राज्य का एक गाँव था, नीमड़ा गांव, वहां पर एमबीसी आती है और मेजर सटन के नेतृत्व में गोलीबारी होती है। इसके नेतृत्व में, मेजर सटन के नेतृत्व में गोलीबारी आती है और 1200 जो भील किसान है वो इसमें शहीद हो जाते हैं। मानगढ़ कांड में तो कितने 1500 भील किसान शहीद हुए थे, लेकिन यहाँ पर निमड़ा कांड में 1200 भील किसान है वो शहीद हो जाते हैं। उसके बाद में 1922, 21-22
21 में सियावा कांड होता है और इसमें 3 गरासिया किसान शहीद हो जाते हैं। देखिए सियावा कांड की अगर आपको पर्टिकुलर डेट पूछे तो है 12 अप्रैल 1922 है, लेकिन एग्जाम में इतना ज्यादा डिटेल से नहीं पूछा जाता है। अगर आप इतना याद रख लोगे NSR नीमड़ा सियावा रोहिड़ा, N से नीमड़ा, S से सियावा और R से रोहिड़ा, 21, 22, 25, ठीक है। तो सियावा कांड हुआ था, उसमें 3 जो गरासिया किसान है वो इसमें शहीद हो जाते हैं। सियावा कांड सियावा गांव में हुआ था और सियावा गांव कहां पर आपका सिरोही में है। उसमें भील और जो गरासिया जनजाति का किसान है वो एक सम्मेलन आयोजित किया था उन्होंने, वहां पर MBC आती है और गोलीबारी करती है और 3 जो गरासिया किसान है वो इसमें शहीद हो जाते हैं। तो यहाँ पर 1200 किसान शहीद हो गए थे। कौन से कांड में? नीमड़ा कांड में। सियावा कांड में 3 गरासिया किसान है वो शहीद हो जाते हैं। फिर एक और कांड होता है रोहिड़ा कांड, ये होता है 1925 में रोहिड़ा कांड। इसमें मेजर प्रिसार्ड के नेतृत्व में गोलीबारी की जाती है और रोहिड़ा कांड पूछे कहां पर हुआ था तो ये रोहिड़ा गांव में, रोहिड़ा बालेरिया भूला गांव भी नाम आता है एग्जाम में, सिरोही जिले में ये गांव है। तो यहाँ पर किसानों की सभा होती है, MBC आती है, गोलीबारी करती है मेजर प्रिसार्ड के नेतृत्व में। 150 किसान यहाँ पर घायल हो जाते हैं और 50 किसान यहाँ पर शहीद हो जाते हैं। तो जब भील सभा करने का आयोजन करते हैं, जब भील एक सम्मेलन का आयोजन करते हैं, MBC आती है और गोलीबारी कर जाती है। अभी तक भीलों ने कहीं पर भी हिंसा का रूप नहीं लिया था, लेकिन इस रोहिड़ा कांड के बाद में जो भील जनजाति है वो इस आंदोलन को हिंसात्मक बना देती है, ठीक है। रोहिड़ा कांड के बाद में यह आंदोलन हिंसात्मक हो जाता है और भीलों ने हाकिम और हुक्म नहीं का नारा देते हैं। ये नारा कौन से कांड के बाद में दिया गया था? रोहिड़ा कांड के बाद में दिया गया था। हाकिम और हुक्म नहीं। हाकिम का मतलब आपका सरदार किसान, यानी कि हमारा नहीं तो कोई हाकिम है और ना ही हम किसी ऑर्डर को मानने वाले हैं। यानी अब तो हमारा ना तो कोई शासक है और ना ही शासक के द्वारा दिए गए हम किसी आदेश को मानने वाले हैं। तो हाकिम और हुक्म नहीं का नारा कौन से कांड के बाद में दिया गया था? तो रोहिड़ा कांड के बाद में दिया गया था। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो इसके बाद में ये आंदोलन ये हिंसात्मक हो जाता है और जब हिंसा होती है तो एंट्री किसकी होती है? महात्मा गांधी जी की होती है। तो गांधी जी ने इस मोतीलाल जो तेजावत है इसे मुलाकात करने के लिए मणिलाल कोठारी को भेजा था। तो ये पूछा जाता है कि रोहिड़ा कांड के बाद में जब जो एक ही आंदोलन है ये अपने हिंसात्मक रूप ले लेता है तो उसके बाद में मोतीलाल तेजावत से मुलाकात करने के लिए महात्मा गांधी ने किसको भेजा था? तो मणिलाल कोठारी को भेजा था। और गांधी जी से कहने के ऊपर ही जो मोतीलाल तेजावत हैं ये इस आंदोलन से अलग हो जाते हैं और अंग्रेजों के सामने ये आत्मसमर्पण कर देते हैं। तो मोतीलाल तेजावत ने आत्मसमर्पण कब किया था? 1929 में किया था। कहां पर किया था? खेड़ ब्रह्म नाम की जगह है गुजरात में, यहाँ पर मोतीलाल तेजावत ने आत्मसमर्पण कर दिया था। उसके बाद में महेंद्र राज सभा के द्वारा इसके ऊपर मुकदमा चलाया जाता है और 1936 में महेंद्र राज सभा ने मोतीलाल तेजावत को बरी कर दिया था, ठीक है। तो ये बात आपको एक ही आंदोलन के बारे में ध्यान में रखनी है। अब देखिए एक छोटा सा आंदोलन और हुआ था, मीणा जनजाति के द्वारा एक आंदोलन किया गया था जिसको अपन मीणा आंदोलन के नाम से जानते हैं। अब कोई भी आंदोलन होता है तो उसके पीछे कारण होता है। देखिए इसके पीछे कारण क्या था? एक तो क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट और एक जयराम पेशा कानून। मुख्य रूप से मीणाओं ने जो आंदोलन किया था वो इसी जयराम पेशा कानून के तहत ही किया था। उस समय जो आपके चोरी की घटनाएं वो उस समय ज्यादा होती थी, इसलिए सरकार ने आदेश जारी कर दिया कि मीणा जनजाति के जो भी किसान हैं, चाहे बच्चे हो, बूढ़े हो, जवान हो, महिलाएं हो, पुरुष हो, सब शाम को अपने नजदीकी थाने में जाकर वो रिपोर्ट करवाएंगे, ठीक है। इस तरीके का कानून पेश कर दिया था जिसको जयराम पेशा कानून के नाम से जानते हैं। 1930 में ये पारित हुआ था। तो इन क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट और जयराम पेशा कानून, इन दोनों कानून के विरोध में ही ये आंदोलन हुआ था। कौन सा? मीणा आंदोलन, जो कि मीणा जनजाति के द्वारा किया गया था। अब देखिए एग्जाम में एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, मीणा क्षेत्रीय महासभा का गठन कब हुआ था? सीधी एग्जाम में डेट आती है, मीणा क्षेत्रीय महासभा का गठन कब हुआ था? तो 1933 में मीणा क्षेत्रीय महासभा का गठन हुआ था। और एक एग्जाम में पूछा जाता है कि 1944 में संत मुनि मगन सागर की अध्यक्षता में मीणा जनजाति का सम्मेलन कहां पर हुआ था? तो राजस्थान का पहला हाईटेक जिला कौन सा है? सीकर है। तो सीकर जिले में 1944 में संत मुनि मगन सागर की अध्यक्षता में मीणा जनजातीय सम्मेलन का आयोजन भी किया गया था। और 1944 में ही राज्य स्तरीय मीणा सुधार समिति का भी गठन हुआ था। 1944 में ही राज्य स्तरीय मीणा सुधार समिति का गठन हुआ था और कि इसका जो अध्यक्ष है वो किसको बनाया गया था? लक्ष्मीकांत जारवाल को इस समिति का अध्यक्ष या फिर सचिव बनाया गया था। और बाद में 1946 में यह जो जयराम पेशा कानून है जिसमें हर व्यक्ति, बच्चे, बूढ़े व्यक्ति को अपने नजदीकी थाने में जाकर प्रस्तुति देनी होती थी, इस कानून में थोड़ी राहत बरतते हुए 1946 में महिलाओं के ऊपर ये जो कानून है इसको समाप्त कर दिया गया था। यानी महिलाओं को इस कानून से, जयराम पेशा कानून जो कि 1930 में लागू किया गया था, इससे राहत प्रदान की गई थी। यानी कि महिलाओं को थाने में जाकर उपस्थिति देने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन पुरुष जो जाति है उसके ऊपर फिर भी यह कानून जारी रहा और 1952 में, आजादी के बाद में 1952 में जाकर के पूर्ण रूप से ये जो कानून है ये समाप्त हुआ था। इसलिए एग्जाम में पूछा जाता है कि वो कौन सा कानून है जो कि आजादी के बाद में
समाप्त हुआ था, या वो कौन सा आंदोलन जो कि आज़ादी के बाद में समाप्त हुआ था, तो आपको मीणा आंदोलन है। और कौन से कानून के विरोध में यह आंदोलन था, तो जयराम पेशा कानून के विरोध में यह आंदोलन था। तो देखिए इस वीडियो के अंतर्गत मैंने जो बात की है उसमें आपको एक बार फिर से देखिए रिपीट करने वाली बात मैं आपको बता देता हूं। ये नीमड़ा, सियावा और रोहिड़ा, ये जो तीनों कांड है इसके बारे में एग्जाम में डेट पूछी जाती है। ये बात आप याद नहीं रखोगे तो भी चल जाएगा, लेकिन ये डेट है वो एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछी जाती है। NSR के माध्यम से आपको इसको याद रखना है। नीमड़ा, सियावा और रोहिड़ा 1921, 22 और 25, ठीक है। और हाकिम और हुक्म नहीं का नारा कौन से कांड के बाद में दिया जाता है, तो रोहिड़ा कांड के बाद में ये नारा दिया जाता है। तो अपन ने आज राजस्थान में जो जनजातीय आंदोलन है उसके बारे में बात की है, और इससे रिलेटेड जो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर बनते हैं उसके बारे में आपको हमारे टेलीग्राम के ऊपर क्विज प्रोवाइड करवा दी जाएगी, और यहाँ पर भी आपको सोल्व करवा दिए जाएंगे। इसलिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।